मामले, भारत में लगातार छठवें दिन 207 से ज्यादा मामले दर्ज, चीन में भी रिकॉर्ड मिले केस। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद फिर गरमाया, हाई कोर्ट ने दूसरी एफआईआर अर्जी की खारिज, साथ ही उद्धव के मंत्री ने राणा को दी भद्दी गालियां। दिल्ली में बड़ा हादसा, सत्य निकेतन में भरभराकर गिरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, 5 मजदूर मलबे में दबे, 2 को बचाया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को राम और हनुमान से आपत्ति, कांग्रेस चाहती है कि इटली की सभ्यता लागू हो जाए देश में। और नसरुल्लागंज का नाम बदलने की कवायद तेज, नए नाम के इंतजार में नसरुल्लागंज, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम समेत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। इस दौरान एससीएस सुलेमान ने कोरोना की स्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। नसरुल्लागंज का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्थानीय रहवासियों ने मांग की थी कि नसरुल्लागंज का नाम भैरूंदा किया जाए, जिस पर सीएम ने नाम बदलने का आश्वासन दिया, जो कि अब साकार होता दिखाई दे रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हनुमान चालीसा मामले पर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम और हनुमान से आपत्ति है, लेकिन हनुमान चालीसा समाज के कल्याण के लिए पढ़ी जाती है। साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए सारंग ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि इटली की सभ्यता देश में लागू हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने आदिवासियों को लेकर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। आपसी समन्वय कर पर इस पर विचार जरूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर और बड़ी बड़ी मस्जिदों में वहाँ की कमेटी ने स्वयं ने निर्णय लिया कि हम आसपास के नागरिकों को परेशानी नहीं होने देंगे। देखिए, धर्म स्थल सद्भाव और समन्वय पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि किसी धर्म स्थल के माध्यम से जनता को और नागरिकों को दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से वो धर्म स्थल को संचालित करने वाले लोगों को ही विचार करना चाहिए कि हम जनता के बीच, नागरिकों के बीच अपनी स्वीकारोक्ति को प्रकट करें। और उसके लिए जरूरी है कि स्वयं हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्यकलाप से आसपास के क्षेत्र में दिक्कत ना आए। चलिए, ये तो निश्चित हो ही गया कि कांग्रेस में असंतुष्टि है, पर ये असंतुष्टि केवल समिति बना देने से समाप्त नहीं होगी। असंतुष्टि तो उस समय की है जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी और कमलनाथ जी ने एक ही वाक्य अपनाया था, चलो चलो। वो चलो चलो की जो वाक्य है वही अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी कमलनाथ और कांग्रेस नेतृत्व के लिए अपना लिया है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। रोज बयानबाजी होती है, कभी कहते हैं किसी मैनेजमेंट ग्रुप को बुलाएंगे, कभी कहते हैं किसी मैनेजमेंट ग्रुप को नहीं बुलाएंगे। दिल्ली से लेकर और भोपाल तक, और भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के हर जिले तक कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। राजधानी रायपुर में पिछड़ा वर्ग समाज ने अपने प्रतिनिधि को राज्यसभा में सीट देने की मांग की है, जिसे लेकर अनुसूचित जाति समेत पिछड़े वर्ग के लोगों ने प्रदेश स्तर पर बैठक की, जिसमें अनुसूचित जाति से 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग से 4 नामों की सूची तैयार की गई है। वहीं बैठक के दौरान यह तय किया गया है कि अगर वो जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देगा।
विगत समय में, आने वाले समय में 2 सीट छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का रिक्त हो रहा है। उस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, पूरे छत्तीसगढ़ के सामाजिक प्रतिनिधियों द्वारा SC ST OBC के द्वारा बैठक की गई और उनके द्वारा ये तय किया गया कि हमारे समाज से इनमें से प्रतिनिधित्व हो आने वाले समय में राज्यसभा के लिए। आप बोल रहे हैं कि विचार होगी, तो क्या फिर बैठक होगी या फिर से कुछ आंदोलन जैसे कर अभी ये आंदोलन वाली बात तो नहीं है, अभी बैठकें होंगी और शायद कहीं पे हम छूट गए हों किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि विशाल हमारा SC ST OBC का समुदाय छत्तीसगढ़ में, हम स्वागत करेंगे। इस संबंध में आपने किसी से चर्चा की? आज जैसे हमने पत्र व्यवहार किया है और साथ ही हमारे प्रतिनिधिमंडल PL पुनिया जी से मिले हैं और आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के समय तय हुआ है, तो उनसे हम रूबरू होकर बात करेंगे। प्रदेश प्रभारी PL पुनिया जी के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया आप लोगों? गर्मी के बीच बलवा ड्रिल सामग्री का निरीक्षण कराया गया, जिसमें समस्त थानों के पुलिस अधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान ड्रिल का अभ्यास किया गया। बता दें कि अभ्यास के दौरान 50 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। मंडल ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो काफी लंबे समय से पदस्थ हैं, उन्हें नियमित करने की बात कही है। वहीं गृह निर्माण विभाग और विकास मंडल पर्यावास भवन के चेयरमैन आशुतोष तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। आज ये जो 105 हमारे अस्थायी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनको भी नियमित किया है। जैसा आपने देखा, हमारे कर्मचारी संगठन के भी जो दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे जो सहयोगी अधिकारी सभी यहाँ पर हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जैसी अपेक्षा रहती है कि हर चेहरे पर हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, कैसे हम कितने प्रकार से उनको योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, कैसे यहाँ पर अगर वो अस्थायी हैं और नियमों में अगर आ गए हैं तो उनको स्थायी करके और उन सभी लाभ को उन्हें दे सकते हैं जिसकी वो पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार से भी 105 अस्थायी कर्मचारियों को आज स्थायी करने का जो निर्णय हुआ था, उसमें प्रमाण पत्र देने का काम किया है। कांकेर की भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम शाहकट्टा के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के प्राथमिक शाला भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल की दीवारें और छत टूटकर गिरने लगी है, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहीं मामले को सुनते हुए कलेक्टर ने जांच कर नया भवन बनवाने का आश्वासन दिया है। आपका अनीता नेता। अच्छा, आज जब कलेक्ट्रेट पहुंचे आप लोग, क्या समस्या को लेकर पहुंचे? गांव की समस्या लेके आए। कौन सा गांव? शाहकट्टा से। अच्छा, क्या पंचायत है। अच्छा, क्या समस्या है? हम लोग के लिए गांव में ना बच्चों लोग के लिए स्कूल बैठने के लिए भी नहीं है वो भी ना, छत नीचे से गिर रहा है, ऊपर से पूरा निकल रहा है। कभी कभी बच्चे के ऊपर भी गिर जाता है सर। और ना आंगनबाड़ी है जो किराया में लेके पढ़ा रही है मैडम, और बच्चों को ना जाने आने के लिए जो हाई स्कूल है वहाँ जाने के लिए स्कूल जाने के लिए मतलब कच्ची रोड से जाते हैं। वो भी रास्ता ना एकदम पानी गिरने से भरने से ना चलने लायक नहीं रहता, गाड़ी वगैरह जाने के लायक नहीं रहता। तो अभी बच्चे लोग को फिर किस में पढ़ा रहे हैं? वही पढ़ा रहे हैं, मतलब पहले ना वो छत गिरता है ना, उसको पहले गिराते हैं, उसके बाद बच्चे को अंदर घुसने देते हैं। ऐसे इसका भारत राम कुदराम। कौन से गांव से हैं? ग्राम शाहकट्टा। अच्छा, आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या समस्या है आपको? क्या समस्या को लेकर आए हैं? 3 वर्ष हो चुका है सर, और आंगनबाड़ी का नियम नहीं निकाले हैं आज तक कंप्लीट, और किराया घर में पढ़ा रहे हैं। अच्छा। उसका कोई सुनवाई कलेक्ट्रेट में नहीं आ रहा है, ना सुनाई दे रही है। क्या समस्या, क्या मतलब है वहाँ? पहले का आंगनबाड़ी पूरा फट गया, नीचे से नीचे ऊपर दोनों तरफ फट गया, टूट गया पूरा। हाँ, गिर गया, वहीं गिरने के लिए तैयारी है। अच्छा, कौन से गांव का रह? ग्राम शाहकट्टा के। क्या समस्या है बाबा? हमारे यहाँ स्कूल की समस्या एकदम है, बिल्कुल बच्चे पढ़ाने लायक नहीं है, वहाँ बैठाने लायक नहीं है। अच्छा, कैसा हो गया स्कूल? क्या स्कूल एकदम फट गया है, 12,000 का बना हुआ, पहले के जमाने का, कम से कम। कब के बने? ये 74-76 का है। अच्छा, तो एक बार भी मरम्मत नहीं हुआ है? नहीं, मरम्मत तो हुआ लेकिन कोई काम का नहीं है।
अच्छा, अभी भी वैसी स्थिति है? उसको बंद कर दिए, लॉक कर दिए, वहाँ कोई नहीं जाती है, नहीं घुसते ही नहीं वहाँ। अच्छा, कि अभी भी गिर सकता है? कभी भी गिर सकता है, बच्चों के ऊपर कभी हाथ आ सकता है। वहाँ बंद है एकदम खोल, और अतिरिक्त कक्ष बना है, वो भी जर्जर में हो गया है। पूरा मामला शाहकट्टा गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां अपनी समस्या सुनाई कलेक्टर को। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में प्राथमिक शाला जो बना हुआ है उसका भवन जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल की जो दीवारें हैं वो टूटकर गिरने लगी हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन वही मामले को जब कलेक्टर से अवगत कराया गया तो कलेक्टर ने जांच कर नया भवन बनवाने का आश्वासन दिया है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता कांकेर से टोकेश्वर साहू। टोकेश्वर, शाहकट्टा के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? जी, बताना चाहूंगा, ये जो मामला है वो भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र का है और शाहकट्टा गांव के जो ग्रामीण है वो 20 से 25 की संख्या में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो है अपनी गांव की समस्या को कलेक्टर के सामने रखा है। और उसमें से प्रमुख समस्या ये है कि उस गांव में एक प्राथमिक शाला स्कूल है और उस स्कूल की जो स्थिति है वो काफी जर्जर और काफी कबाड़ की स्थिति में है। उसका छत, उसकी दीवारें जो है पूरी तरह से फट चुकी है, गिरने की कगार में है। और गर्मी के दिनों में जो है बच्चे पेड़ पौधों के नीचे में जो है बैठ कर उसके छाया के नीचे में पढ़ाई करते हैं, परंतु बारिश के समय में बच्चे जो है उसी जर्जर स्थिति वाले भवन में अपनी पढ़ाई करते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा, मतलब काफी खतरा रहता है। जी, आखिर कब से बच्चे और ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं टोकेश्वर? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्कूल है वो 1972 में बनाया गया था, जिसके बाद से 10 से 20 साल तक जो है स्कूल काफी अच्छा स्थिति में रहा। उसके बाद से जो है स्कूल का जर्जर और दीवारें फटने और छत की जो पापड़ी निकलने की शुरुआत होने लगी और छत से जो है पानी टपकना, इन सारी समस्याओं से वहाँ के बच्चे और विद्यार्थी जो है जूझने लगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि काफी लंबे समय से स्कूल संचालित है, तो क्या इतने दिनों में एक भी बार कोई भी सरकारी अधिकारी, जो भी विभाग अधिकारी है, वो जांच करने नहीं आए यहाँ पे? जी, बताना चाहूंगा, ग्रामीण बता रहे हैं उसके अनुसार जो है अभी तक वहाँ एक भी अधिकारी जांच करने के लिए नहीं पहुंची है। और ग्रामीणों का कहना है कि जो लोकल क्षेत्र विधायक हैं और उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी काफी बार उन्होंने सैकड़ों बार आवेदन दिए, शिकायत किए, परंतु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जी, इससे पहले क्या कभी और ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे या फिर किसी भी अधिकारियों को अवगत कराया अपनी परेशानियों से? जी, बताना चाहूंगा, ग्रामीण जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहले बार पहुंचे हैं और उससे पहले जो है उन्होंने विधायक हो गया, जनप्रतिनिधि हो गया और जो तहसील क्षेत्र में जो होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, उनको उन्होंने शिकायत किया था, परंतु इनकी शिकायत पर जनप्रतिनिधि और खंड शिक्षा अधिकारी प्रशासन के लोग ध्यान दिए। इसलिए जो है ये ग्रामीण आज 20-25 की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे जनदर्शन में और उन्होंने जो है कलेक्टर को अपनी समस्या को सुनाया और कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें एक नया भवन बनाकर जल्द ही दिया जाएगा। जी, चलिए, तो फिर इंतजार करते हैं कि आखिर कलेक्टर की यह कार्रवाई, जांच पड़ताल कब शुरू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए टोकेश्वर। शाजापुर में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि पुलिस ने थाना प्रभारी मुन्नी परिहार को 29,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना प्रभारी ने आवेदक से कुल 29,000 रुपए की मांग की गई थी। वहीं आवेदक की शिकायत पर डीएसपी राजकुमार सराफ के नेतृत्व में टीम का गठन कर ट्रैप ऑपरेशन किया।
रितेश राठौर नाम के व्यक्ति ने ये शिकायत की एसपी साहब तो उज्जैन के समझ कि जो टीआई मैडम है यहाँ की मुन्नी परिहार मैडम, ये उनको बुला के कहती है कि सट्टा खिलवाओ और 20,000 रुपये महीना दो। रितेश राठौर जब लॉकडाउन था उस समय उसको गले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस समय उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ महीनों यहाँ पर सट्टा खिलाया है और उसका मंथली पैसा मैडम को दिया है। तो इसलिए उसको इन्होंने बुलाया और 20,000 के अलावा जो 9,000 रुपये पुराना बकाया था वो भी मांग की गई। इस पर आज इस पर प्रकरण का पंजीयन होता है। उनको जो वॉइस रिकॉर्डर दे के जब भेजा जाता है तो उसकी जब बातचीत होती है लेन देन की, तो उसमें अपराध का पंजीयन होता है। धारा 7 PC एक्ट के तहत अपराध का पंजीयन होता है। उसके बाद ये पार्टी वहाँ से रवाना हुई आज, और आज 29,000 रुपये इनको लेने के बाद में इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। मैडम ने, टीआई मैडम मुन्नी परिहार मैडम ने तो उन नोटों को अपने कक्ष के सामने ही फेंक दिया और उसके पूरा मामला शाजापुर का है, जहां उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की टीम पहुंची और कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुन्नी परिहार को 29,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना प्रभारी ने आवेदक से कुल 29,000 की मांग की थी। आवेदक की शिकायत पर डीएसपी राजकुमार सराफ के नेतृत्व में टीम का गठन कर ट्रैप ऑपरेशन किया जा रहा है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाजापुर से संवाददाता पिंटू सोनी। पिंटू, उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने मुन्नी परिहार को 29,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिल्कुल हिमांशी गुप्ता, यह पूरा जो प्रकरण है, जो घटनाक्रम घटित हुआ है, शाजापुर जिले से सटे हुए आगर जिले के कानड़ थाना क्षेत्र का है, जहां की जो थाना प्रभारी थी मुन्नी परिहार, उन्होंने एक आरोपी से 29,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। और इस तरह से उस आरोपी ने, मैं आपको इस मामले में पूरी विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह सरकार रिश्वतखोरी को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास कर रही है, उसके बाद भी रिश्वतखोरी का दुष्कर्म तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसते हुए कार्रवाई करती ही जा रही है। फिर भी प्रदेश में भ्रष्टाचार के नित नए मामले सामने आते ही जा रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं, परंतु यह मामला बहुत ही अजीबोगरीब मामला है, जिसमें पुलिस खुद अपराधी को संरक्षण देते हुए उनसे अपराध करने के लिए दबाव बनाती है और उसके एवज में उनसे मोटी रकम ऐंठने की मांग करती है। जैसा कि यह मामला आगर जिले के कानड़ थाना क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें थाने की जो महिला थाना प्रभारी है मुन्नी परिहार, उनको लोकायुक्त की टीम उज्जैन ने 29,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। क्योंकि जो इस घटनाक्रम में आवेदक है, उस आवेदक ने खुद यह स्वीकार किया है कि 2021 में कोरोना काल के चलते उसका जो गल्ले का व्यापार था वो बिल्कुल मंदी की स्थिति में चला गया था। तो उस दौरान उसने सट्टे का काम चालू किया था और उस दौरान जो उसकी जो थाना प्रभारी और कानड़ थाना क्षेत्र की मुन्नी परिहार, उन्होंने उससे 20,000 रुपए प्रति माह लेने के एवज में उसको सट्टा लिखने की परमिशन दी थी। मतलब पुलिस अधिकारी खुद आरोपी को बोल रही है कि तुम सट्टा लिखो। जहां पुलिस का काम, तो पुलिस की तो ये भूमिका होती है कि जहां भी अनैतिक गतिविधियां चलती है उनको बंदिश लगाई जाए, उनको रोका जाए, परंतु यहाँ पर जो मामला देखने में आ रहा है वो कुछ उल्टा ही है। खुद थाना प्रभारी मुन्नी परिहार आरोपी को 20,000 रुपए महीने की दर तय करते हुए उससे सट्टा लिखने के लिए दबाव बनाती है। अब चूंकि आरोपी लॉकडाउन की जो स्थिति थी उससे उभर चुका है और वह पुनः अपने नैतिक व्यापार है, जो गल्ला का व्यापार आरोपी करता आया है, वह करने के लिए वह करना शुरू कर देता है। और उसने इस बात को लेकर जो थाना प्रभारी है मुन्नी परिहार, उसको मना कर दिया कि अब मैं व्यापार नहीं करना चाहता। उसके बाद भी मुन्नी परिहार उस पर दबाव बनाती है और फिर से 20,000 रुपए की रिश्वत उससे मांगने का प्रयास करती है, जिससे तंग आकर जो इस पूरे मामले में जो फरियादी है वह शिकायत करता है लोकायुक्त पुलिस को, और लोकायुक्त पुलिस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक ट्रैप करती है और ट्रैप के लिए एक टीम को गठित करती है और वहां मौका स्थल पर भेजती है, जहां पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। जो ऑडियो में स्पष्ट रूप से जो थाना प्रभारी है मुन्नी परिहार
वो जो आरोपी से बोल रही है, उससे बोल रही है कि पहले के भी मुझे 9,000 रुपए तुमसे लेना बाकी है और वर्तमान जो रनिंग मंथ है उसके 20,000 ऐसे मिलाकर 29,000 रुपए की उससे मांग करती है। तब कहीं जाके लोकायुक्त की टीम उसको ट्रेस करती है और रंगे गिरफ्तार करती है। हिमांशी, जैसा कि देखा जाए तो मामला बेहद गंभीर है पिंटू, और जिस प्रकार से जनता आखिर विश्वास तो प्रशासन से ही करती, लेकिन प्रशासन ही अगर ऐसे भ्रष्टाचारी करेंगे, ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे तो जनता क्या करेगी? इस पर प्रशासन की क्या कार्रवाई है, क्या कुछ कहना है प्रशासन का? पिंटू जी, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों में लोकायुक्त की टीम के जो प्रभारी है राजेंद्र वर्मा, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने हमको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि चूंकि भ्रष्टाचार निवारण मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा है 7, 8, 11 और 12, इसके तहत जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और जब भी कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग कर इस तरह के सरकारी काम को करने के लिए जनता से पैसे ऐंठता है या दबाव बनाकर उससे रिश्वत लेने की मांग करता है, तो इसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध होता है। और इस अपराध को देखा जाए तो कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्योंकि जो वरिष्ठ डीएसपी अधिकारी है राजकुमार सर्राफ, जिनने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले में अभी तो सिर्फ एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के बाद ही कोई आगे की प्रतिक्रिया देने की बात कही है। हिमांशी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाडरवारा के नगर साईखेड़ा में भारतीय किसान संघ ने विद्युत विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने नायब तहसीलदार श्वेता बामोहरे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने किसान के परेशान होने की बात का जिक्र किया और बार बार मांग उठाने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष एम झांसी रानी और एमडी अपेक्स बैंक आंध्र प्रदेश डॉक्टर रेड्डी को विशेष पुरस्कार प्रदान किया। आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है इसमें सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पुरस्कार वितरण भी हुआ। सबको बधाई, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए उनको बहुत बहुत बधाई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।